दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंटरमीडिएट फिजिक्स न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। मैंने इसी साल आया हुआ एक प्रश्न पत्र लिया है और उसको मैंने सॉल्व किया है। हमारे इस पेपर में न्यूमेरिकल जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो एग्ज़ाम में काफ़ी स्टूडेंट उनको सॉल्व करते समय कुछ गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में हताश होते हैं, रिग्रेट होते हैं कि अरे ये क्या कर दिया हमने। तो इस वीडियो में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ जो गलतियां हैं और उनकी जो टिप्स हैं कि हम ऐसे उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर टिप्स दिए हैं। तो आप ज़रा उसको देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 का इस क्वेश्चन में इसने पूछा है कि वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी भी राशि का मात्रक निकालने के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो विद्युतशीलता का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम यूज़ करेंगे कूलाम का नियम का फॉर्मूला, जो कि है F=1/4πε0 के Q² R। यहाँ से हम ε0 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आएगी 1/4π K इंटू F इंटू Q²R²। तो दोस्तों, यहाँ से हम इन सारी राशियों की मात्रक जो होते हैं वो हमें पता होते हैं। तो हम इसमें पुट करने के बाद हम इसको अगर सॉल्व करने, तो वहाँ से हम वैद्युतशीलता का मात्रक निकाल सकते हैं। तो Q यानी आप इसका कूलाम और फोर्स का न्यूटन और R यानी डिस्टेंस इसका मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका मात्रक निकल के आएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए कुछ दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ख। दोस्तों, इसमें इन्होंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी 6 वोल्ट प्रति मीटर की वैल्यू दे रखी है, और इसमें इन्होंने पूछा है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो तो ये है विद्युत चुंबकीय तरंगों से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे एक संबंध होता है, अगर आपने पढ़ा है, अगर आप जानते हो तो संबंध है E/B=C। यहाँ पे C है प्रकाश की चाल, E विद्युत क्षेत्र और B चुंबकीय क्षेत्र। तो एक रिलेशन है, यहाँ से इस रिलेशन की हेल्प से हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि E/C। E की वैल्यू हमें गिवन है, C की वैल्यू हम जानते हैं। तो यहाँ से हमने इसमें वैल्यू पुट करके B की वैल्यू निकल के आई है 2 × 10⁻⁻8 टेस्ला। किसी भी राशि की वैल्यू निकाल उसके पीछे मात्रक लगाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का घ पार्ट। इसमें गिवन है कि 40 दिनों बाद किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो है वो 1/16 हो जाती है। यानी इन्होंने दे रखा है एक कंडीशन, और इन्होंने पूछा है कि उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धायुकाल क्या होगा। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो अर्धायुकाल होता है वो समय होता है जिसमें उसकी रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता होती है वो आधी हो जाती है। तो ये हम जानते हैं, और इसमें एक रिलेशंस होता है, वो रिलेशन है n=n0 e⁻⁻⁡T, जहाँ पे n किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता है और n0 प्रारंभिक सक्रियता है, लैम्बडा कांस्टेंट है, T समय है। तो यहाँ से हमें दो कंडीशन पता है, एक कंडीशन उन्होंने गिवन दे रखी है और एक कंडीशन में बताया कि जो अर्धायुकाल होता है वो समय होता है जिसमें उसकी सक्रियता आधी हो जाती है। तो इन दोनों शर्तों को हम इस इक्वेशन में डाल के
एक दो इक्वेशन बनाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो चलो दोस्तों, तो पहली शर्त को मैंने इसमें डाला, इक्वेशन में डाला है, तो है ये आया है n0/16 बराबर n0 ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू 40। n0 से n0 कट गया, कुछ इस तरह से ये आया है। इसको मैंने उल्टा किया है तो ये आएगा 16 बराबर ई की पावर 40 इंटू लैम्डा। इसको मैंने कन्वर्ट किया है, क्योंकि दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसमें लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ई है, तो इसलिए लॉग लेंगे। तो इसलिए मैंने इसको 16 को मैंने 2 इंटू 10⁴ में कन्वर्ट किया है। बाकी से हमें आगे मैंने दोनों तरफ लॉग लिया है, तो ये आया है 4 इंटू log 2 इक्वल टू 40 इंटू लैम्डा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ। उसके बाद जो मेन फार्मूला है उसमें मैं दूसरी शर्त डालता हूँ, जो कि अर्धायुकाल से संबंधित है। अर्धायुकाल यानी t इक्वल टू t/2, और उसमें जो क्षणिक सक्रियता है वो आधी हो जाती है, तो मैंने n की जगह पे n0/2 डाला है। तो आगे आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे आगे सॉल्व किया, इसको मैंने उल्टा किया है, तो ये निकल के आया 2 इक्वल टू ई की पावर लैम्डा इंटू t/2। t/2 कुछ नहीं है, यही हमारा जो अर्धायुकाल है वो है, तो t/2 की हमें वैल्यू निकालनी है। यहाँ से मैंने दोनों पक्षों में लॉग लिया है, तो यह आया log 2 इक्वल टू लैम्डा इंटू t/2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया है। यहाँ से मैंने दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया है, तो डिवाइड करने पर हमारी कुछ वैल्यू कट जाएगी। log 2 से log 2 कट जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा। यहाँ से हम जो हमारा एक अननोन बचा है t/2 की वैल्यू हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो t/2 यानी हमारा अर्धायुकाल जो है वो आया है 10 डेज। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का चखंड। एक्चुअली ये क्वेश्चन है हमारा ऑप्टिक्स से, प्रकाश की। इसमें उसमें दिया है कि वास्तविक वस्तु की दूरी जो उसने दे रखी है वो 3 मीटर दे रखी है, यानी कोई भी व्यक्ति इस ऑब्जेक्ट को 3 मीटर तक देख सकता है। और उसने कहा है कि अगर वो व्यक्ति 12 मीटर तक देखना चाहे तो उसे कितने फोकस दूरी के लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये इनडायरेक्टली दे रखा है कि जो प्रतिबिंब की दूरी है वो 12 मीटर है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे वास्तविक वस्तु की दूरी उसने 3 मीटर दे रखी है और प्रतिबिंब की दूरी उसने 12 मीटर दे रखी है, बट उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, तो आपको यही समझने की ज़रूरत है। तो u इक्वल टू 3 और v इक्वल टू 12 मीटर, यही इसका नोटेशन है। और हम जानते हैं कि इसमें हम उत्तल लेंस यूज़ होगा, इसकी प्रॉब्लम से पता चल रहा है। तो यहाँ पे हम लेंस के सूत्र से हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, जो है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये लेंस का सूत्र है। तो दो वैल्यू दे रखी है और फोकस दूरी में निकालनी, तो हम ये वाला जिसमें 3 रिलेशन है वो वाला यूज़ करेंगे। तो मैंने इन फार्मूला में वैल्यूज़ डाली हैं और इसको मैंने सॉल्व किया है। तो f की वैल्यू निकल के आई है -4 मीटर, यही इसका आंसर है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का ग पार्ट। ये सेक्शन बी है, सेक्शन बी का पहला न्यूमेरिकल है। तो इसमें ये कह रहा है कि इसमें दिए हुए माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 इंटू 10⁸ है। तो उसने क्रांतिक कोण की वैल्यू पूछी है। एक्चुअली क्रांतिक कोण की परिभाषा अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरह से होती है कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है या 90 अंश हो जाता है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो यहाँ पे क्रांतिक कोण को आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि IC जो है वो क्रांतिक कोण है, क्योंकि इसका जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ से कुछ रिलेशंस होते हैं। यहाँ पे उस माध्यम का अपवर्तनांक तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल में एक संबंध होता है। ये दोस्तों एक फॉर्मूला होता है। तो अपवर्तनांक n बराबर C/cm। यहाँ पे C प्रकाश की चाल है निर्वात में और cm है प्रकाश की चाल उस माध्यम में जिसका हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। तो ये
सी हमें पता है, सी एम भी उसने दे रखी है, तो इस वैल्यू को मैंने सॉल्व किया यहाँ से। उस माध्यम में का अपवर्तनांक जो है वो 2 निकल के आया। तो दोस्तों आगे एक फॉर्मूला है जो कि दर्शाता है क्रांतिक कोण में संबंध। वो कुछ इस तरह से है, साइन आई सी इजकल टू 1/n। एन यहाँ पे उस माध्यम का अपवर्तनांक है और आई सी उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण है। तो यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को, एन की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो एन इक्वल टू 1/2 डाला है। तो यहाँ से आई सी की वैल्यू जो निकल के आई है वो 30 है, क्योंकि साइन में 1/2 जो मान होता है वो 30 का होता है। तो यहाँ पे हमारा क्रांतिक कोण का जो मान है वो 30 निकल गया है, ये आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2 का ड पार्ट। दोस्तों इसमें जो गिवन डेटा है वो दे रखा है कि धारिता की वैल्यू दे रखी है इसने 10 पिकोफैरेड। तो दोस्तों हमें पता है, सबसे पहले हमें जो भी यूनिट्स दी होती हैं उनको हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं यूनिट कन्वर्ट नहीं करते हैं, प्रॉब्लम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें यूनिट कन्वर्ट करना है, तो मैंने पिकोफैरेड को मैंने फेरेड में कन्वर्ट किया है। ये हमें पता है कि एक पिकोफैरेड में 10⁻⁻12 फैरेड होते हैं। तो मैंने कन्वर्ट करके इसको सॉल्व किया हुआ है, 10⁻12 फैरेड। इसने दे रखा है वोल्टेज है 50 वोल्ट। तो दोस्तों धारिता में संचित ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 CV²। एक्चुअली इसमें 3 फार्मूले होते हैं, जो वैल्यू गिवन होती है वो उसके हिसाब से हम फार्मूले यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पे C और V पता है, तो हम 1/2 CV² वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। दूसरा होता है Q²/2C और तीसरा होता है 1/2 Q/V। एक्चुअल में ये तीनों फार्मूले एक ही हैं। इसमें एक रिलेशन होता है Q=CB को के हिसाब से हमने एडजस्ट करके जो वैल्यू हमें पता होती है उसके हिसाब से हम फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। बट हाँ, हम यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करने वाले हैं संचित ऊर्जा का, वो है 1/2 CV²। तो C हमें पता है, V हमें पता है, तो मैंने यहाँ पे C की वैल्यू डाली है और फिर वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे डाल के मैंने इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ से U की वैल्यू जो आई है वो है 1.25 × 10⁻⁻8 जूल। ये इसका आंसर है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 2 का च पार्ट। इसमें गिवन डेटा जो दे रखा है वो बैटरी का विद्युत भाग बल यानी E दे रखा है 12 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है R यानी 3 ओम, और इसमें परपथ में जो धारा का मान है वो 0.5 एम्पियर दे रखा है, और पूछा है कि इसमें जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बताओ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें बैटरी के सिरों पे विभवांतर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कुछ न कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करता है। तो जो बैटरी का जो विद्युत भाग वाला होता है उसमें से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद उसका वो टर्मिनल वोल्टेज बनता है। तो दोस्तों ये एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो, V = E-IR। इसमें हमें E विद्युत भाग वाला है इंटरनल, और R हमारा आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस है, I परपथ में धारा। तो यहाँ से हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं 12। ये मैंने ये सब वैल्यू पुट करी है इसमें, 12 - 0.5 × 3। इसको मैंने सॉल्व किया, ये V आया है 10.5 वोल्ट यानी 10.5 वोल्ट। अब ये जो वोल्टेज है ये हमारे उस रेजिस्टेंस पे के टर्मिनल पे जाएगा। तो हम यहाँ से हम ओम का नियम लगा सकते हैं। अब तो ओम का नियम होता है, अगर किसी रेजिस्टेंस पे अगर वोल्टेज लगाया और उसमें धारा बताया तो हम वहाँ से रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है V = IR। यहाँ से R की वैल्यू हम निकालेंगे V/I। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो है उसके सिरों पर जो वोल्टेज हमने फाइंड आउट कर लिया है, और I की वैल्यू उसने दे रखी है, जो भी हमारी परपथ में जो हमारी धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ से R की वैल्यू की निकल के आएगी, हमने इसको सॉल्व करेंगे, 10.5 / 0.5 को सॉल्व करेंगे तो 21 ओम निकल के आएगा। तो ये हमारा प्रतिरोध निकल के आ गया। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। ये है सेक्शन C।
सेक्शन सी के अंदर जो पहला न्यूमेरिकल है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का ख पार्ट। दोस्तों इसमें जो वैल्यू गिवन है वो है चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसने बी सफिक्स में वी की वैल्यू दे रखी है इसमें 0.3 गॉस। तो सबसे पहले मैं गॉस को टेस्ला में चेंज करूँगा, क्योंकि हमारा सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि हमें फटाफट से यूनिट कन्वर्जन कर लेना चाहिए। तो एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला होते हैं, मैंने चेंज किया तो ये आया 0.3 × 10⁻⁴ टेस्ला। और इसने दे रखा है कि नति और नमन कोण की वैल्यू इसने 45 दे रखी है। तो दोस्तों इसने पूछा है, इसने 2 पार्ट पूछे हैं। पहला है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों हम फिगर में देख सकते हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो उसके 2 घटक, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और जो रिजल्टेंट है वो बीच में आएगा। तो दोस्तों ये एक सदिश राशि है, तो उस हिसाब से ये रूल लगा के हम बी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अंडर रूट के अंदर वी का स्क्वायर प्लस वी एच का स्क्वायर, और यहाँ से हम जो हमारा नति कोण या नमन कोण होता है वो कोण होता है कि जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच जो भी कोण होता है उस कोण को हम नति कोण बोलते हैं। तो यहाँ से जो tan थीटा का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा VV/VH, यानी लंब बट्टे आधार। तो वही tan थीटा = VV/VH निकल के आया है। तो थीटा की वैल्यू उसने दे रखी है, यहाँ से मैंने VV की वैल्यू यहाँ पुट करी है और VH की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम BH की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आई है 0.3 × 10⁻⁴ टेस्ला। इसका ही नेक्स्ट जो हमें निकालना है वो है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यानी B। तो दोस्तों इसके अगर 2 घटक हैं और दोनों घटक परपेंडिकुलर, एक क्षैतिज है एक ऊर्ध्वाधर है, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए फार्मूला होता है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे हैं। तो यह है B बराबर अंडर के अंदर BV का स्क्वायर प्लस VH का स्क्वायर, क्योंकि एक सदिश राशि है तो उसी के नियम को पालन करेगी। तो इन दोनों की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, जो कि एक हमें गिवन थी और एक हमने निकाला है। तो यहाँ पे वैल्यू डालने के बाद ये मैंने इसको सॉल्व किया है। तो जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो निकल के आया 0.4243 × 10⁻⁴ टेस्ला। ये इसका आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर गा में ये इन्होंने इसमें तुल्य प्रतिरोध पूछा है। एक फिगर दे रखा है ये। तो दोस्तों जब भी हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं और जो भी हमारे पास जो भी फिगर दे रखा है, जो भी प्रतिरोधों का संयोजन जो दे रखा है, उसको एक बार हम गौर से देखें तो उससे कुछ न कुछ एक आइडिया निकल के आता है और हम समझ आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है वो किस तरह से सॉल्व होगा। और ये डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से तुमने ये क्वेश्चन को लगाया, कितनी तुमने प्रैक्टिस करी है। तो इस क्वेश्चन में अगर तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाएगा तुम इसको कैसे करने वाले हो। तो इस क्वेश्चन को देख के हमें लग रहा है कि ये कुछ न कुछ व्हीटस्टोन सेतु की टाइप का है। तो इसको हम चेक करने के लिए पहले हम ये चेक करेंगे कि ये सच में व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं है। तो मैंने इसको पहले दूसरी इसकी जो प्रतिरोध है उसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है। तो इस फिगर को हम इस फिगर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फिगर सेम ही है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा हमें लग रहा है कि ये व्हीटस्टोन सेतु हो सकता है। तो ये चेक करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, अगर आपने पढ़ी हो, अगर इसमें 4 प्रतिरोध इस तरह से जो कि फिगर में दिख रहा है उस तरह से अगर हैं तो इसमें ये कंडीशन होती है R1/R2 बराबर R3/R4। R1 R2 ये इसमें समांतर क्रम में है और R3 और R4 भी समांतर क्रम में। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। R1 की वैल्यू हमारी 3 है और RT की वैल्यू भी 3 है, बराबर R3 और R4 की वैल्यू 6 है। तो मैंने इसमें पुट करने के बाद जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो ये दोनों पक्ष बराबर आए हैं। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन सेतु ही है। तो जब व्हीटस्टोन सेतु होता है
तो इसमें जो मध्य में जो रेजिस्टेंस लगा है इसको हम हटा सकते हैं यहाँ पर। इसका कोई मतलब नहीं होता क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो इसको हम निकाल सकते हैं। तो जब हम इसको निकाल देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाएगा। फिर इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें ऊपर वाले पार्ट में जो प्रतिरोध 3 और 6 ये श्रेणी क्रम में है, और ऐसे ही नीचे वाले दोनों रेजिस्टेंस भी श्रेणी क्रम में। कि जो दोनों रेजिस्टेंस हैं जो कि श्रेणी क्रम में है, हम उसका पहले तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध होते हैं तो उनको सीधा ऐड कर देते हैं, यानी R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 जो भी प्रतिरोध वगैरह हैं, प्रतिरोध रहे हैं। तो इसमें सिर्फ 2 हैं, तो मैंने R1 इक्वलेंट यानी ऊपर साइड के जो दोनों हैं श्रेणी क्रम में है उनको मैंने उनका इक्वलेंट निकाला है। तो 3 + 6 यानी 9। ऐसे सिमिलर जो दूसरी तरफ के जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगे हुए हैं उनका भी मैंने तुल्य प्रतिरोध निकाला है, वो है R2 इक्वलेंट, ये भी 9 ओम निकल के आया है। अब जब ऊपर वाला जो R1 इक्वलेंट था और नीचे वाला जो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध R2 इक्वलेंट निकल के आया है, ये आपस में समांतर क्रम में है, क्योंकि इसमें धारा जो है वो डिवाइड हो रही है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम हमें अगर पता करना है तो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि अगर धारा समान रहती है, जो धारा इस प्रतिरोध में जा रही है वही धारा नेक्स्ट प्रतिरोध में जा रही है, दूसरे प्रतिरोध में जा रही है, तो वो आपस में श्रेणी क्रम में। अगर धारा डिवाइड हो रही है, विभाजित हो रही है, इसका मतलब वो समांतर क्रम में है। तो R1 इक्वलेंट और R2 इक्वलेंट जो है वो समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं जस्ट उल्टा, व्युत्पन्न फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो इसमें होता है 1/R इक्वलेंट बराबर 1/R1 इक्वलेंट प्लस 1/R2 इक्वलेंट। आप देख सकते हैं। तो इन दोनों की R1 और R2 इक्वलेंट की वैल्यू मैंने यहाँ पर डाली है, उसको मैंने सॉल्व किया। तो R इक्वलेंट जो पूरे परिपथ का जो R इक्वलेंट निकल गया है वो आया है 9/2 यानी 4.5 ओम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है सेक्शन डी और इसमें पहला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 4 का खंड। तो इसमें जो गिवन डेटा है वो है वैद्युत क्षेत्र इसमें दे रखा है जिसकी वैल्यू है 20, और इन्होंने पूछा है कि वैद्युत ऊर्जा घनत्व क्या होगा। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय तरंगों से ये क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों अगर आपने पढ़ा हो तो इसमें फॉर्मूला होता है विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व, दोनों के लिए फॉर्मूला होता है। बट यहाँ इसने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है और वैद्युत ऊर्जा घनत्व ही पूछा है। तो ये फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं ε0 E²/2। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ इसमें फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है और सब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमें इसमें एक काम और करना, हमें ε0 की वैल्यू गिवन नहीं है तो वो हम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि 1/4π ε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। इस संबंध की हेल्प से हम ε0 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि ये है। आगे इन ε0 और वैद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू दे रखी है उनको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, और जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो ऊर्जा घनत्व तो आया है 0.0088 × 10⁻⁹ × 12 यानी जो वैद्युत क्षेत्र है का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसको मैंने सॉल्व करने के बाद ये फाइनल जो आंसर निकल के आया है ऊर्जा घनत्व का 1.7683 × 10⁻⁹ जूल प्रति मीटर क्यूब। दोस्तों जो भी वैल्यू हम निकालना है उसके पीछे उसका मात्रक लेना बहुत ही जरूरी, इसको कभी मत भूलना। और जब भी कोई आंसर निकले उसके बाद उस आंसर को हाईलाइट करना, यानी हम बॉक्स बना सकते हैं उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें क्लियर उस जो हमारा एग्जामिनर होता है उसको क्लियर दिख जाता है कि ये उसका आंसर है। अदरवाइज़ वो बीच में चेक करता हुआ आता है कहाँ इसका आंसर हो सकता है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इसलिए जब भी आपका आंसर निकले उसको एक बॉक्स में प्रॉपर बंद करें। तो ऊर्जा घनत्व का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि जब भी घनत्व की बात आती है तो उसमें जो हमारा आयतन होता है उसका डिवाइड होता है। आयतन को हम डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो या तो घनत्व की नॉर्मल घनत्व की हम बात करते हैं तो वो होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। ऐसे इसमें ऊर्जा है तो इसमें ऊर्जा बट्टे आयतन, तो आयतन का जो होता है वो मीटर क्यूब होता है। तो इसमें ऊर्जा घनत्व का जो टोटल मात्रक बनेगा
वो जूल प्रति मीटर क्यूब बनेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम सेक्शन डी तक आ चुके हैं और हमने लगभग आधा पेपर के जो न्यूमेरिकल थे वो सॉल्व कर दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं वो अगले पार्ट में डालूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे आप दीजिए इजाज़त। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। आप वीडियो के नीचे जो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के जो आइकन्स हैं उन पर क्लिक करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और आगे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही फिज़िक्स इंटरमीडिएट से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी सब की एक तरफ से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि ऐसे लोग सच में पढ़ने की ज़रूरत है वो